लालची पिज्जा वाला। नूरपुर गांव में अजीत और शोभना नाम के दो पति पत्नी रहते थे, जिनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा ठीक नहीं थी। जैसे तैसे वो अपना गुजारा कर लिया करते थे। अजीत मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी शोभना और अपना गुजारा किया करता था। एक रोज, अरे भाग्यवान, कहाँ हो? जरा मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आना, बहुत तेज प्यास लगी है। अरे आप आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर वो उसके लिए पानी लेने चली जाती है। ये ले, आज 200 रुपए की दिहाड़ी लाया हूँ, इसे अच्छे से संभाल कर रख दे। वैसे आज खाने में क्या बनाया है? दाल चावल। अरे रे, फिर से मूड ऑफ कर दिया। अब सुन, आज तुझे पैसे दिए, कल इससे क्या बनाती है तू? वो बड़ा अच्छा सा पिज्जा है ना, हाँ पिज्जा वही बना देना। लो, दिन भर बस 200 की कमाई हुई है, कल उसे भी लुटाने की बात कर रहे हो। अगर ऐसे ही आया और खाया करते रहे ना, तो वो दिन दूर नहीं जब लोगों से भीख मांगना पड़ेगा। अरे बस बस, अब ज्यादा लेक्चर मत दे, और कल वही पिज्जा बना देना। सुना है कल बरसात का मौसम है, ऐसे में पिज्जा खाने में और मजा आएगा। अगले दिन बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए वो कहीं काम मांगने नहीं गया। उसे तो आज अपनी पत्नी के हाथ का बना पिज्जा खाना था। अरे भाग्यवान, पिज्जा बना रही हो या नहीं? हाँ हाँ, बस थोड़ी देर रुकिए, तैयार है। पिज्जा की खुशबू कुछ ही देर में वहाँ पर महकने लगी। अरे अब ले भी आ, क्या उसकी खुशबू से ही पेट भरोगे? कुछ देर बाद शोभना अजीत के लिए पिज्जा बना कर ले आई। जी जरा खाकर बताइए ना कि कैसे बने मेरे हाथ के पिज्जा। इतना कहकर वो पिज्जा खाने लगता है। अरे अगर आप ही सारा पिज्जा खा जाएंगे तो फिर मैं क्या खाऊंगी? कितने बुरे हैं आप, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। ओ भाग्यवान, अरे तुम तो गुस्सा हो गई। लो लो, मेरे हाथ से खाओ। वाह वाह वाह, कितना मजा आ रहा है। बाहर तेज बारिश और झोपड़ी के अंदर बीवी के हाथ का गर्मा गर्म पिज्जा, और ऊपर से सामने बैठी हुई रूठी हुई पत्नी। अच्छा लो बाबा, मेरे हाथों से खाओ। तभी बाहर तेज बिजली कड़कने लगती है। अब क्या हुआ, घबरा क्यों रही हो? जी आप तो जानते ही हैं, हम एक घास फूस की झोपड़ी में रहते हैं, और अगर बारिश तेज हो गई तो हमारी ये झोपड़ी भी टूट सकती है। हाँ भाग्यवान, तुम एकदम सही कह रही हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? कुछ ही देर में बारिश और तेज होने लगी, और अब बारिश की बूंदें उनके घर में भी टपकने लगी। अब उसके साथ अजीत भी डरने लगा। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है, हमारी दीवारें इतनी पक्की नहीं है। तभी तुझे कहा था कब से कि उन दीवारों की मरम्मत करवा लेता। जैसे तेरे बाप ने बना कर दिया, वैसे का वैसा ही छोड़ दिया। अजीत इन सबको लेकर बाहर आ गया कि तभी अचानक से वो झोपड़ी ढह गई। उस रोज जैसे तैसे वो उस पेड़ के नीचे ही खड़े रहे। फिर अगले दिन वो दोनों जंगल से लकड़ियाँ और घास फूस लाकर अपनी झोपड़ी को दोबारा से बनाते हैं। क्या मुसीबत है, कहीं भी काम नहीं मिल रहा। हमारी झोपड़ी टूट गई थी और झोपड़ी में रखा सारा राशन का सामान भी खराब हो चुका है। अब आप ही बताइए, हम क्या खाएंगे? अरे हाँ हाँ, अब ताने देने से कोई फायदा नहीं। इसीलिए कहती थी कुछ पैसे जोड़ कर रखो अपने भविष्य के लिए। तभी उसकी नजर शोभना के हाथों में पड़ी अंगूठी पर गई। ओह अच्छा, आप इस अंगूठी की बात कर रहे हैं? जब हम कल जंगल में अपनी झोपड़ी बनाने के लिए लकड़ियां लेने जा रहे थे ना, तभी मेरी नजर इस अंगूठी पर पड़ी और मुझे ये अंगूठी बहुत अच्छी लगी, तो मैंने ये अंगूठी उठा ली। खैर ये सब छोड़िए, वैसे भी इस मामूली अंगूठी से हमारा क्या होगा? नहीं भाग्यवान, ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है, मुझे लगता है ये सोने की अंगूठी है। अगर हम इसे बेचेंगे तो हमें कुछ पैसे भी मिल सकते हैं। अगर ऐसा है तो हमें इस अंगूठी को लेकर सुनार के पास जाना चाहिए। और फिर वो दोनों उस अंगूठी को लेकर एक सुनार के पास जाते हैं। जैसे ही सुनार उस अंगूठी की जांच करता है, तभी उन्हें पता चलता है कि ये अंगूठी असली है। और फिर अजीत और शोभना उस अंगूठी को पूरे 6000 में उस सुनार को बेच देते हैं और आए हुए पैसों से घर का राशन ले आते। भाग्यवान, अगर कल तुम्हें वो अंगूठी न मिलती तो शायद आज हम घर का राशन भी न ले पाते। लेकिन ये सब कब तक चलेगा? अब मुझे लगता है हमें कुछ अलग काम करना होगा। देखो, तुम पिज्जा बहुत ही अच्छा बनाती हो, क्यों ना हम गांव में पिज्जा का ठेला लगाएं? हो सकता है इस काम में हमारी कुछ आमदनी हो जाए। अरे वाह, ये तो एकदम लल्लन टॉप आइडिया है। अभी मैं पिज्जा बनाने की एक लिस्ट तैयार कर देती हूँ, आप ये सब सामान बाजार से ले आइएगा। हम कल से गांव में अपना पिज्जा का ठेला लगाएंगे। फिर अगले दिन दोनों सुबह जल्दी उठकर पिज्जा बनाने के लिए उनका सामान तैयार करने लगते हैं और कुछ देर बाद वो अपनी रेडी लेकर बाजार पहुंच जाते हैं। अरे आओ भाई आओ, हमारी रेडी के पास आओ और स्वादिष्ट गर्मा गर्म पिज्जा खाकर जाओ। अजीत की आवाज सुनकर एक व्यक्ति उनकी रेडी के पास आता है और उनसे कहता है, भाई कितने रुपए के दिया ये पिज्जा? भैया जी सिर्फ 20 का पिज्जा है, तो बताइए कितने कर दूं आपको? अभी तो मुझे केवल एक ही दे दो, अगर अच्छा लगा तो और ले लूंगा, लेकिन अगर अच्छा नहीं लगा तो एक भी रुपया नहीं दूंगा।
अरे हाँ भैया, आप हमारे यहाँ का पिज्जा एक बार खाकर तो देखिए, आप उंगलियां ना चाटते रह गए तो कहना। अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर लगा दो मेरे लिए एक। भैया जी आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आपके लिए लगाता हूँ। अरे वाह भाई, ये तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। पहले ही दिन उनके सारे पिज्जा बिक जाते हैं और उनकी अच्छी कमाई होती है। फिर अगले दिन वो और भी ज्यादा कमाई करने लगते हैं। ऐसे ही कभी गांव का सरपंच तो कभी मुखिया उसके यहाँ आने लगा। धीरे धीरे उनकी कमाई बढ़ती गई तो अजीत का लालच भी बढ़ता गया। सुनिए, कल बाजार से पिज्जा का सामान ले आना। लेकिन इस बार अजीत बड़ा चालाक निकला। उसने सस्ता और घटिया माल पिज्जा के लिए खरीद लिया, जिससे उसके पैसे काफी बच गए। साथ ही उसने पिज्जा के रेट भी 40 रुपए कर दिए। वो सामान लेकर घर आया और अगले दिन ग्राहक को उसी का पिज्जा बनाकर बेचने लगा। शुरू के 2-4 दिन किसी ने कुछ नहीं कहा। एक दिन 2 दिन बाद मेरे घर एक बहुत बड़ी पार्टी है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें पिज्जा का स्टॉल लगाओ। शहर से कुछ मेहमान आ रहे हैं, उन्हें खूब पसंद आएगा। जी जरूर साहब। अजीत ने पिज्जा के लिए और भी सस्ता सामान खरीदा, क्योंकि इस बार लोग ज्यादा थे। शोभना और अजीत ने मिलकर ढेर सारे पिज्जा तैयार कर लिए और उसकी स्टॉल जमींदार के घर की पार्टी में लगा दी। लेकिन अजीत के लालच का नतीजा ये हुआ कि पार्टी में आए मेहमान उसका पिज्जा खाकर पेट दर्द की शिकायत करने लगे, जिसके बाद जमींदार ने पुलिस को बुला लिया। नहीं साहब, मुझे माफ कर दीजिए। लोगों के खाने में घटिया चीजों का इस्तेमाल करता, तुझे शर्म नहीं आई? चलो हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। नहीं साहब, इन्हें माफ कर दीजिए। आपको शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था, लेकिन आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा। अजीत फूट फूट कर रोने लगता है, जिसके बाद जमींदार को उस पर दया आ जाती है और वो उसे माफ कर देता है। लेकिन उस दिन के बाद अजीत कसम खाता है कि वो फिर कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। अब वो अपनी पत्नी के साथ ईमानदारी के साथ पिज्जा बेचता है। किसी शॉपिंग मॉल के बाहर एक बुजुर्ग इंसान पाव भाजी बेचता था। दिन भर उसके पास बड़ी मुश्किल से 10-15 लोग ही पाव भाजी खाने आते थे। शाम को बहुत सारी पाव भाजी बच गई, जिसे लेकर वो अपने घर चला गया और अपने हाथों से अपनी बेटी ललिता को खिलाने लगा। बेटी ये लो, आज भी पाव भाजी बच गया, मेरे हाथों से खा लो। पापा, आजकल तो पिज्जा का जमाना है, मैं ये पाव भाजी खा खा कर बोर हो गई हूँ। बेटा, बाहर ग्राहक भी पाव भाजी नहीं खाते, तू भी नहीं खाएगी तो कैसे चलेगा? तभी वहाँ पर उसकी बूढ़ी माँ पानी लेकर आ गई। खा लो बेटी, तुम्हारे पापा कितने प्यार से खिला रहे हैं। तुम्हें पता है ना तुम्हारे पापा कितनी मेहनत करते हैं ताकि तुम्हारी शादी कर सके। नहीं, मुझे नहीं खाना, आप लोग खा लो। इतना बोलकर ललिता अपने कमरे में जाकर सो गई। अगली सुबह ललिता अपने पापा को जगाने लगी, क्योंकि 8 बज चुके थे। पापा, पापा उठ जाओ, सुबह के 8 बज गए। इतनी देर तक तो आप कभी नहीं सोते। आज पाव भाजी बेचने नहीं जाना क्या पापा? पापा उठो। माँ देखो, पापा उठ नहीं रहे, देखो क्या हो गया पापा को। जब उसकी माँ उसके पास आई तो देखा उसके पापा ये दुनिया छोड़कर जा चुके थे। दोनों ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। अब उस घर में सन्नाटा पसर चुका था। ललिता खुद को कोस रही थी। मैं कितनी बुरी हूँ माँ, काश कल रात में पापा के हाथों से आखिरी बार पाव भाजी खा लेती। बेटी, अब पछताने से क्या होगा? अब तो हमें ये सोचना है कि हमारी जिंदगी कैसे कटेगी। मैं दूसरों के घर जाकर बर्तन मांजूंगी। नहीं माँ, जवान बेटी के होते हुए आपको दूसरों के घरों में बर्तन मांजने की जरूरत नहीं है। पापा की जगह मैं पाव भाजी बेचूंगी। उसी दिन से ललिता उसी फुटपाथ पर ठेला लगाकर पाव भाजी बेचने लगी। फिर एक रोज, आज इस शॉपिंग मॉल के अंदर जाकर देखती हूँ। शॉपिंग मॉल के अंदर पहुंची तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग थे। घूमते घूमते वो पिज्जा स्टॉल के पास पहुंच गई, जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां पिज्जा बेच रही थी। तभी उनमें से एक लड़की ममता बोली, तुम तो वही हो ना जो हमारे मॉल के बाहर पाव भाजी बेचती हो? तुम्हारी औकात कैसे हो गई हमारे पिज्जा स्टॉल के सामने आने की? मैं तो खुद अपनी दुकान चलाती हूँ, तुम लोग तो यहाँ नौकरी करती हो। अरे जितना तू कमाती है ना उससे 3 गुना ज्यादा हमारे यहाँ पर सैलरी है, चल भाग यहाँ से। ललिता अपनी आंखों में आंसू लिए घर वापस आ गई। दोनों माँ बेटी पाव भाजी खाकर सो गई। तो अब वो हर दिन उसी मॉल के सामने फुटपाथ पर पाव भाजी बेचा करती थी, पर उसके पास बहुत ही कम ग्राहक आया करते थे। एक रोज, काश मेरे पास भी इतना पैसा होता कि मेरा भी खुद का एक पिज्जा स्टॉल होता, मैं भी इन लड़कियों की तरह मॉडर्न बन पाती। लगता है मेरी पूरी जिंदगी गरीबी में ही बीतेगी। तो इस तरह किसी तरह वो पाव भाजी बेचकर अपनी जिंदगी काट रही थी। फिर एक रोज कुछ लड़के उसके ठेले पर आए और बोले, अरे आप सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर पाव भाजी बेचती रहती हो, पर आपका पाव भाजी खाने तो कोई आता नहीं।
आजकल पिज्जा का जमाना है। तुम्हारा पाव भाजी सिर्फ गरीब लोग ही खा सकते हैं, और इस एरिया में गरीब तो बहुत कम आते हैं। ऐसा करो, पिज्जा बेचना शुरू कर दो, फिर हम लोग भी आया करेंगे। इतना बोलकर वो लड़के वहां से चले गए। अब ललिता मन ही मन सोचने लगी, वैसे लड़का कह तो सही रहा था, लेकिन पिज्जा बनाने में तो बहुत पैसा लगता है। मुझे तो कोई उधार भी नहीं देगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। अगले दिन वो पाव की जगह चौकोर आकार के बड़े बड़े ब्रेड ले आई। उस ब्रेड को उसने गैस पर रोस्ट कर लिया, फिर उसके ऊपर भाजी रख दी। उसके बाद उसने उसके ऊपर प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर काट कर डाल दिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद उसने उसके ऊपर चीज भी डाल दिया और दूसरी ब्रेड ऊपर से रख दी। इसके बाद उसने अपने ठेले पर एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिख दिया पिज्जा भाजी वाली। कुछ लड़के फिर से उसकी दुकान पर आए। अरे ये क्या बच्चों वाली चीज शुरू कर दी तुमने? पिज्जा भाजी का नाम सुनकर ही अजीब लगता है, हमने तो ऐसा कभी कुछ नहीं सुना। तभी पिज्जा स्टोर में काम करने वाली लड़कियां भी वहां पर पहुंच गई। ये क्या है? पिज्जा भाजी नाम की भी कोई डिश होती है क्या? क्यों यहाँ पर लोगों को उल्लू बना रही हो? चलो लड़कों, मैं तुम लोगों को मस्त पिज्जा खिलाती हूँ। हाँ चलो चलो। सारे लोग मॉल के अंदर घुस गए। अब ललिता उदास हो गई। हे भगवान, कितनी मेहनत से दिमाग लगाकर मैंने नई डिश बनाई और लोग उसका मजाक उड़ाकर चले गए। तभी उसके पास एक 15 साल का भिखारी आया। दीदी ये क्या नई चीज है? ये मैंने नई डिश बनाई है, इसका नाम है पिज्जा भाजी। तुम खाओगे? हाँ दीदी, लेकिन मैं एक भिखारी हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है। अरे कोई बात नहीं भाई, कम से कम तुम पहले ऐसे इंसान हो जो मेरी पिज्जा भाजी खाने के लिए तैयार हो। ये लो और खाकर बताओ कैसा लगा। उस भिखारी ने जैसे ही पिज्जा भाजी खाया वैसे ही जोर जोर से उछलने लगा। क्या बात है दीदी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे बहुत सारे लोगों ने पिज्जा खिलाया, लेकिन इसका स्वाद तो पिज्जा से भी कई गुना ज्यादा अच्छा है। मैं पूरी मार्केट में लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बता दूंगा, सुनो मोहल्ले वालों, मार्केट में नई चीज आई है, पिज्जा भाजी। पिज्जा भाजी वाली दीदी के पास जाओ और नया स्वाद पाओ। यही चिल्ला चिल्ला कर वो पूरी मार्केट में दौड़ने लगा। वो बिल्कुल पागलों की तरह पिज्जा भाजी का प्रचार करने लगा। लोगों का ध्यान उसकी तरफ खींचा और बहुत सारे लोग ललिता के ठेले पर आ गए। जब उन्होंने बोर्ड पर उस डिश का नाम पढ़ा था, अरे बेटी, ये पिज्जा भाजी क्या है? ये तो हमने पहली बार सुना है, जरा हमें भी खिलाओ। हाँ बेटी, मुझे भी खिलाओ। वो भिखारी तो तुम्हारा पिज्जा भाजी खाकर बिल्कुल पागल ही हो गया। हम भी तो देखें कैसा स्वाद है इसका। जी बिल्कुल, अभी खिलाती हूँ। फिर आप लोग सच सच बताना कि आपको इसका स्वाद कैसा लगा। और हाँ, इसका रेट सिर्फ 20 रुपए है। ललिता ने उन लोगों को भी पिज्जा भाजी खिलाया। क्या बात है बेटी, ये तो बिल्कुल नई चीज बना दी तुमने। 20 रुपए में ऐसा स्वाद पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। मुझे 10 पिज्जा भाजी पैक कर दो, मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगी, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। आप बिल्कुल सही कह रही हो बहन जी, इसका स्वाद तो सबसे अलग और सबसे जुदा है। मुझे भी 20 पिज्जा भाजी पैक कर देना प्लीज। उस दिन के बाद उसका पिज्जा भाजी खूब बिकने लगा। अब सारे लड़के लड़कियों ने मॉल के अंदर जाकर पिज्जा खाना बंद कर दिया था और ललिता का पिज्जा भाजी खाने लगे थे, क्योंकि वो सस्ता भी पड़ता था। पिज्जा स्टोर का मालिक इस बात से बहुत नाराज हुआ। इस लड़की ने तो मेरे पिज्जा स्टोर को टक्कर दे दी। इसने मेरा सारा धंधा ही चौपट कर दिया। इसका ठेला यहाँ से हटवाना पड़ेगा। उसने पुलिस को फोन करके ललिता का ठेला हटवाने को बोल दिया। अगले दिन पुलिस उसके ठेले के पास पहुंच गई। देखो, ये जगह सरकारी है, यहाँ पर तुम अपना ठेला नहीं लगा सकती। लेकिन सर, मेरे पापा पिछले 30 सालों से यहीं पर अपना ठेला लगाते थे। देखो, चुपचाप अपना ठेला हटाओ, वरना अगर हमने जबरदस्ती की तो लोग कहेंगे कि गरीबों को सताती है पुलिस। बेचारी ललिता वहाँ से जाने लगी। ये सब होते हुए मॉल का मालिक देख रहा था। इस लड़की का पिज्जा भाजी काफी फेमस हो गया है, क्यों ना मैं इसका फायदा उठाऊं। इसी बहाने बेचारी की लाइफ भी सेट हो जाएगी। जब ललिता रोती हुई काफी दूर निकल गई, तब मॉल का मालिक उसके पास पहुंचा। अरे बेटी रुको, ये तो बिल्कुल नया कंटेंट निकाल दिया तुमने। चारों तरफ इसकी चर्चा है, जरा मैं भी तो खाकर देखूं कि ये कैसा लगता है। सर, आप तो इतने बड़े मॉल के मालिक हैं, आप सच में मेरा पिज्जा भाजी खाएंगे? ये लीजिए। उसने पिज्जा भाजी खाया जो उसे बहुत पसंद आया। बेटी, इसका स्वाद तो बहुत अलग है और तुमने नई डिश की इन्वेंशन भी कर दी। तुम ऐसा करो, मेरे मॉल के अंदर अपनी दुकान लगाओ। लेकिन सर, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं मॉल के अंदर अपना स्टोर खोल सकूं। अरे बेटी, उसकी फिक्र मत करो। जब तुम्हारी दुकान खूब चलने लगे तब हर महीने सिर्फ किराया दे दिया करना। मैं तुम्हें पूरा स्टोर बना के दूंगा, ठीक है? ये सुनकर ललिता खुशी से फूली नहीं समाई। कुछ ही दिनों बाद उस मॉल के अंदर उसका पिज्जा भाजी स्टोर बनकर तैयार हो गया।
और उसी दिन से उसकी दुकान खूब चलने लगी। अब बड़े बड़े लोग भी उसके स्टोर पर आने लगे थे, इसलिए उसकी कमाई कई गुना बढ़ गई। तब पिज्जा वाली लड़कियां ललिता के पास आईं। ललिता, हम तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। हमारी आंखों के सामने ही तुम फुटपाथ से उठकर एक नए ब्रांड की मालकिन बन गई। तुम हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन हो, इसीलिए कभी भी किसी का मजाक मत उड़ाना। कब किसके अंदर से कौन सा टैलेंट बाहर आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तभी मॉल का मालिक भी वहां आ गया। तुमने बिल्कुल सही कहा बेटा, बहुत जल्द तुम्हारा इंटरव्यू भी होने वाला है। तुम्हारी जर्नी के बारे में हर कोई जानना जो चाहता है। तो इस तरह ललिता एक नए एंटरप्रेन्योर के नाम से फेमस हो गई। उसने बहुत अच्छा बंगला भी बनवा लिया और खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रहने लगी।